सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान, जय माता। साथियों, आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल जवाब लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। लगातार दो गुट में जो वामसेव बटा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के इस तरह के सवाल हैं कि क्या वामसेव दो गुटों में बटा है, और जो लोग प्रचारक थे वामसेव के, जो वामसेव का माना जाए कि एक स्ट्रक्चर माना जाता है संगठन का, वो प्रचारक लोग थे, तो उन लोगों पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। और बहुत सारे जो प्रचारक वामसेव की पॉलिसी के जो विरोध में, जो कहा जा रहा है कि बामन मिश्राम ने जो आचरण किया या फिजिकली जो काम किया उनके विरोध में थे, तो प्रचारक उनके विरोध में थे, उन्होंने उनको छोड़ा है। तो प्रचारकों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए मिश्राम साहब की तरफ से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है वो सब बामन मिश्राम की अनुमति के द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसके मतलब बामन मिश्राम की अनुमति के कारण जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है वो उनकी वजह से है। तो प्रचारकों के बारे में कहा गया कि जब फील्ड में जाओगे तो पीटे जाओगे, बांधे जाओगे, मारे जाओगे। तो हमारे साथ में कुशवाहा जी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इनको भी देखते हैं कि बहुत सारे वीडियो इनके वायरल हुए हैं। आज हम ओमकार कुशवाहा जी से बातचीत करेंगे। कुशवाहा जी, आपका मैं BM TV यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। आप वामसेव के प्रचारक बने, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और वामसेव क्या प्रचारक बने? वामसेव की प्रेरणा हमें सन 83 में आपके जिला स्तर अजीत मल, हम वहाँ पढ़ते थे, तो एक जिला स्तर के कार्यकर्ता ने कैडर लिया था। वहाँ पे एक ही चीज़ अच्छी लगी मुझे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दाढ़ेगा। तो मैंने अपना जीवन कुछ समय के लिए तो वामसेव में लगाया। 1 साल बाद बसपा बन गई, तो वहाँ 1-2 चुनाव में सुगर सिंह पहला चुनाव लड़े, दूसरा चुनाव मोर सिंह अवाडी फिर जीते। फिर कांशी राम जी का चुनाव हुआ, तब तक मैंने काम किया। इसके बाद में फिर वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो बच्चों में शिक्षा के लिए हम संघर्षरत हो गए। इसके बाद बच्चे हमारे जब कामयाब हो चुके तो हम अकेले मिशन बनाने के लिए चल दिए। तो बाबा साहब के जो साहित्य था इसको ढूंढने के लिए वामसेव कार्यकर्ता के घर पहुँच गया। तो उन्होंने फिर मुझे सारी बात बताई, बोले ऐसा है कि भ्रमित न हो, जो आप करने जा रहे हैं, हमने अपना एक स्कीम बताई, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने भ्रमित ना हो, हमारे सारे महापुरुष मारे जा चुके हैं और आप अगर चाहें तो वामसेव में काम कर सकते हैं। तो मैंने पूछा क्या वामसेव अभी जिंदा है? क्यों? उधर हमने ध्यान नहीं दिया। तो हम एक कैडर लेने चले गए। कैडर लेने के बाद में फिर वामसेव से जुड़ गए। आज 6 साल से वामसेव में काम कर रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई? बामन मिश्राम को एक आइडियल मानते थे और बहुत ज़्यादा बामन मिश्राम के बारे में आपने प्रचार प्रसार किया। ऐसा क्या अचानक हुआ कि आप बामन मिश्राम से स्टैंड, उनके विरोध में स्टैंड जो आप अभी आपने क्लियर किया हुआ है? देखिए, लगातार बामन मिश्राम का हमें सारी चीज़ अच्छी लगी, हर चीज़ अच्छा रहा। केवल लगातार जो अकेले सारे डिसीजन लेते थे, संगठन से कोई सलाह मशवरा नहीं करते थे। जैसे 1-2 उदाहरण आपको दे दें। आपको एक बार पार्टी का भी विलय किया था इन्होंने, जो कि मदर ऑर्गेनाइजेशन वामसेव है। चलिए ठीक है, उन्होंने आपने कर दिया। तो शरद यादव से विलय करने के बाद वो भी खत्म हुआ। इसके बाद में शिवपाल जी से कहना करके इनका गठबंधन हुआ, वो भी खत्म हुआ। बाबू सिंह कुशवाहा से भी गठबंधन खत्म हुआ। आपका ओवैसी से गठबंधन खत्म हुआ। आपके इनसे सपा से भी गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस से भी गठबंधन नहीं हो पाया। इस तरह से ये सारे जो गठबंधन बनाने के लिए घूम रहे थे, इन्होंने कभी भी किसी कार्यकर्ता से कभी कोई मशवरा या सलाह नहीं लिया। ये आपका जो सवाल है कि बामन मिश्राम गठबंधन कर रहे थे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन करना, फिजिकली उसके साथ में जाना, उसके साथ में रैलियां करना, जो कुछ फिजिकली करना, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसका कोई पार्टी का प्रवक्ता कुछ भी हो, उसका काम होता है। वामसेव तो ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों का संगठन है, तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या ऐसी परमिशन है वामसेव के बैलाज में कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन कर सकता है? जी हाँ, ये वामसेव में मुझे सिखाया गया था कि आप लोगों को चुनाव से कोई मतलब नहीं रहेगा। और हम लोग भी जब से गांव-गांव जाके कैडर मतलब अपना जाके मीटिंग करते थे, तो यही कहते थे कि मुझे समाज के कार्यक्रमों से मतलब है, हमें चुनाव में कभी हमें चुनाव नहीं लड़ना है। और वो जाकर के जब ये चुनाव में मैदान में कूदने लगे, स्वयं वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष कूद पड़े हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना करके। हम लोगों ने पूछा भी कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या ये राजनीतिक संगठन है या कहना करके सामाजिक संगठन है? तो इस पर हमें उन्होंने आज तक हमें इसका जवाब नहीं दिया। यही कहा कि आप राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नाम से ही परमिशन लीजिए, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं। इस तरह से मुझे हम लोगों को समझाते रहे और ये पार्टी का पूरा काम करते रहे। इसमें हम लोग भी फील्ड में गए हैं तो कई जगह मुँह की खानी पड़ी। हम लोग कहते थे कि वो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग समाज का सिर्फ काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बातें
हमारी समस्याएं अभी एक आरोप आप लोगों को और लग रहा है कि आप लोग आरएसएस के द्वारा मैनेज किए गए लोग करोड़ों रुपए आपकी डील हुई, ऐसा भी सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। नहीं, ये बात ठीक है जो वो कह रहे हैं भाई, उनके हिसाब से उनके पास डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो ज़रूर सभी लोगों को दें, क्योंकि जनता को भ्रम में न रखे, और उनके ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूर दें। परंतु हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि कांग्रेस को ये हमेशा दुश्मन कहते थे, नागनाथ और साधनाथ, ये सभी से कहा और पर्सनल मीटिंग में बैठ के कार्यकर्ताओं के बीच में कहा कि हमारे पास वोट है, कांग्रेस पास पैसा है। ये शब्द हम लोगों के बीच में भी कहा। तो ऐसे लोग आज जब सवाल किया गया कि कांग्रेस को आप दुश्मन कहते हैं, नहीं यही पे सवाल है आपका कहना कि मेरे पास पैसा है और वो कांग्रेस पास, मेरे पास वोट है। तो वो लोग उदाहरण देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस के साथ गए, कांसीराम कांग्रेस के साथ गए, अगर बामन मिश्राम जाते तो क्या गलत है? देखिए, बामन मेश्राम जब हमेशा एक नागनाथ साधनाथ की बात करते हैं, पहले तो ये अपना वजन बता रहे हैं, मेरे पास वजन है। तो वजन अभी चुनाव में दिखाई दे गया, 0 वजन है। नहीं भाई, जीरो लगभग 65,000 वोट मिला है बहुजन की पार्टी को। ठीक है, तो एक कैंडिडेट जितना पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाया है, जो 65,000 एक कैंडिडेट को मिल जाते तो भी जीतना ये भी सोशल मीडिया बताया गया कि जैसे ही वामपंथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजनीति में हस्तक्षेप किया तो आरएसएस पागल हो गया है, उसने खलबली मचा दी, संगठन को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, आरएसएस संगठन तोड़ने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे वामशेप में आज तक किसी वर्ष में पूरी साल में 21 करोड़ रुपया कभी नहीं आया, और 15 दिन में बामन मेश्राम के यानी तहसील स्तर पर पूरे भारत में कार्यक्रम होने के बाद, यानी वहाँ का खर्चा होने के बाद 21 करोड़ रुपया कहाँ से आया? सबसे अहम बात तो ये है, और वो 15 दिन में रुपया आ गया, हम लोगों ने फंड भी नहीं किया। ये आपका एक आरोप है, आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना एग्रीमेंट के साथ में, सबूत के साथ में। वो तो कहते हैं कि सबूत नहीं है। नहीं, सबूत के लिए तो यह सबूत के लिए जिसे हम मंडल देखते हैं, हमारे मंडल से अगर इनके जन्मदिन पर जो पैसा गया हो, अगर इसी को इशू कर दिखा दें कि आपके ज़िले से इतना फंड आया। लेकिन एक और आपको कहा जा रहा है कि आप फील्ड में जाओगे तो पकड़े जाओगे, खुशामद की जाएगी, और ये भी कहा जा रहा है कि लफ्सी भी आपको चढ़ाई जाएगी। नहीं, ये तो खैर चलिए, आप लोग कहते हैं दूसरे नज़रिए से करते हैं, इसलिए कह रहे वो कि देखिए, हमें कार्यक्रम बामन मेश्राम ने 12 जनवरी को कानपुर देहात का दिया, और ये चीज़ हमें उनके जो सभी लोग बंदर के नाम से कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, तो वो जो महाराष्ट्र से आए हुए नहीं, बाबा के नाम से कहा जा रहा है, बाबा नहीं, और जो बंदर लगाए गए, आप लोग कहते हैं जो बंदर हैं, तो बंसोड़े और माने के द्वारा हम धमकी मुझे मिली कि आपको यानी सीधे कार्यक्रम कैसे मिल गया। हमने बामन मेश्राम साहब ने हमको डायरेक्ट फ़ोन करके दिया कि आपको कैसे दे सकते हैं। तो ऐसी पोजीशन में वो कार्यक्रम जब मुझे दिया गया, उनको नागवार गुजरी। इसके बाद मेश्राम साहब से फिर फ़ोन करवाया गया कि हम महाराष्ट्र से लोगों को भेज करके कार्यक्रम को सफल कराएंगे, और वो कार्यकर्ता महाराष्ट्र से भेजा हुआ कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के ये कह रहा है कि जिस जिले में नालायक कार्यकर्ता होते हैं उस जिले में महाराष्ट्र से फुल टाइमर भेजे जाते हैं। अच्छा, तो इसके मतलब कि जो बामन मेश्राम का कहने का मतलब था कि महाराष्ट्र के कुछ उनके जो चाटुकार लोग हैं उन पर भरोसा है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं है उनका। नहीं, भरोसा होता तो ये समझिए कि हमारे पास 87 विंग्स बताते हैं, और केवल 4 लोगों के पास 87 विंग को डिवाइड कर दिया है कि इनके पास 87 विंग्स के प्रभारी होने के कार्यकर्ता में। हाँ, वो तो बहुत कुछ है कि सारे मतलब संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो चंद लोगों के हाथ में है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे बात आई थी, आप लोग कह रहे थे दूसरा कांसीराम, मतलब पहले कांसीराम को काउंटर करने के लिए दूसरा कांसीराम, क्योंकि अगर जैसे पहली फिल्म बनी, फिर उस फिल्म को 2 जो फिल्म पार्ट आती वो आगे दिखाई जाती, आगे क्या होगा। जैसे अभी कटप्पा के बारे में कहा जा रहा है, तो कटप्पा में जो फिल्म आई थी दूसरी, उसमें दिखाया गया, मतलब उसका रोल दिखाया गया कि कटप्पा ने क्या किया। तो अब दूसरा कांसीराम जो बनने की हलचल थी बामन मेश्राम के अंदर राजनीतिक में जाकर, तो क्या दूसरा कांसीराम वास्तविक बामन मेश्राम दिखाई दे रहे क्या? देखिए, ये उन्होंने इसलिए मतलब ये था कांसीराम बनने का कि पूरे भारत में कांसीराम ने केवल उत्तर प्रदेश में जो 4 बार मुख्यमंत्री तैयार किया, तो इन्हें ये लगा कि यहाँ पर कांशीराम का नाम को दबा करके उत्तर प्रदेश में ही कुछ करके दिखाया जाए, इसलिए ये केवल उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने सारी ताकत, सारी मिशनरी, सारा पैसा उत्तर प्रदेश में इन्होंने झोंक दिया और लगा दिया, और फिर भी रिजल्ट 0 रहा। इसकी वजह से मेश्राम साहब सभी पर इल्ज़ाम लगा करके, यानी अपनी जिम्मेदारी ना लेकर के सभी कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी मल रहे हैं, वो भी गद्दार के नाम से, किसी को अय्याज के नाम से, किसी को चोर के नाम से।
इस तरह से सर्टिफिकेट सभी को बांट रहे हैं। और हालांकि हमें गद्दारों का साथी तक हमारे पास आया है और भी सीने पे लिस्ट में नाम बना करके मुझे भी वायरल किया गया है। साथियों, जिस तरह से आप देख रहे थे वामसिप के प्रचारक हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदार कार्यकर्ता और इतनी उम्र में और बहुत सारी बीमारियों के कारण भी समाज में वो हैं, तो साथियों ये बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि जो संगठन में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल थी, उसको सही समय पर बावन मेश्राम जी को बैठकर सॉल्व करने की ज़रूरत थी। किसी का माध्यम ना लेकर हुए, किसी का सहारा ना लेते हुए स्वयं उनको कहा जाता है कि जुडिशरी का एक सिस्टम है, स्वतः संज्ञान। स्वतः अगर कहीं कोई घटना हुई है संविधान के विरोध में तो जुडिशरी का मामला है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामले को अपने संज्ञान, तो बावन मेश्राम को भी यही करना चाहिए था, लेकिन ये ना करते हुए संगठन को किस तरह से तबाह बर्बाद करने का काम किया गया कि बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ में प्रचारक थे, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद बोलना चाहूँगा और आप बचा के ज़रा फील्ड में जाएँ तो हो सकता है आपको खुशामद की जाए, ऐसे उनके द्वारा कहा जा रहा है।